हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे थे, क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस। तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी के एक रूप के बारे में। तो है, राजनीतिक सत्ता का जो बंटवारा है वो नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी जो शक्तियां हैं एक व्यक्ति या किसी एक खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह को के हाथ में नहीं होनी चाहिए। यानी सत्ता का जो बंटवारा है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, सत्ता में साझेदारी हो सकती है, सबकी बराबरी हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर किसी एक पर्सन को, किसी एक ऐसा समुदाय जो बहुत उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, उसे अगर हाथ में दे दिया जाए, शक्तियां सारी दे दिया जाए, तो वो उस चीज का गलत उपयोग करेंगे। इस वजह से सत्ता में सबकी साझेदारी होनी जरूरी है। तो अगर है कि अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला जो है वो लेना और उसे लागू करना संभव नहीं होगा। अब क्या है कि व्यक्ति अगर एक है, व्यक्ति विशेष एक है, तो फैसले जल्दी होंगे, लेकिन उससे नुकसान ये है कि वो या तो गलत फैसला लेगा या तो सही फैसला लेगा। लेकिन अगर अगर हम हमारा संविधान है और उसमें सबको अलग अलग उसके कार्य क्षेत्र दे दिए गए हैं और उस हिसाब से वो अपना डिसीजन सुनाता है, फैसला सुनाता है, तो उस फैसले को आने में लेट होगी, लेकिन क्या होगा कि वो फैसला जो आएगा वो सही आएगा, भले वो लेट आए। तो यही इस चैप्टर में मतलब यही कहा गया है कि सत्ता में सबकी बराबरी से साझेदारी होनी जरूरी है। लेकिन लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का जनता ही जो है वो सारी राजनीतिक शक्ति का जो है वो स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। किसके माध्यम से? तो वो है स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से, जो आम जनता है। उसके बाद है, एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसी लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो भी सार्वजनिक नीतियां हैं उसको तय करने में हर समुदाय, हर व्यक्ति की जो बातें हैं वो शामिल होती है, और यही एक अच्छे लोकतंत्र शासन की पहचान है, जिसमें ज्यादा से ज्यादातर नागरिकों को राजनीतिक सत्ता का हिस्सेदार, यानी ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को ये शक्ति दी गई है कि वो जो है वो अपनी सरकार खुद चुने और अपने हिसाब से वो उसमें नीतियां बना सकता है। इस तरह का जो है अधिकार ये लोकतंत्र में दिया गया है। उसके बाद है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। यानी अभी की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी का जो है उसमें कई प्रकार के रूप हो सकते हैं। हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें तो जैसे कि पहला दिया हुआ है, शासन के विभिन्न अंग, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस पे अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें इसको डिटेल से समझाऊंगी मैं कि विधायिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अभी बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी शासन में 3 विभिन्न अंग होते हैं, जिसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं, और यही सत्ता का बंटवारा भी है। इससे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। अच्छा, एक विभाजन किया गया है कि सबको अलग अलग शक्तियां दे दी गई, क्योंकि इनमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर, यानी एक ही बेस पे रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान या कोई भी एक पर्टिकुलर मतलब जो भी है, कार्यपालिका, विधायिका, जो भी संस्था है, वो एक असीमित मतलब अनलिमिटेड उपयोग नहीं कर सकता है। किसी एक को भी पूरा पावर नहीं दिया गया है। तो यही इसमें कह रहा है, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। यानी जितने भी अंग बनाए गए हैं, जो भी 3 अंग है, वो एक दूसरे पर अंकुश रखने का अधिकार रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में जो है वो सत्ता का संतुलन बना रहता है।
और इसी वजह से लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें सबको बराबरी की हिस्सेदारी दी गई है और एक दूसरे पे अंकुश भी लगा सकता है इंसान। अगर कोई सामने वाला जो अंग है वो गलत कर रहा है तो वो दूसरा अंग उस पे ये कर सकता है, अंकुश रख सकता है, और इसी से संतुलन बना रहता है, क्योंकि एक को किसी को भी पावर नहीं मिला है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का जो है वो हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का प्रयोग करती, कार्यपालिका जो है, जो अंग है शासन का, वो जो है वो सत्ता का प्रयोग करती है, पर यह संसद के अधीन रहकर करती है। न्यायपालिका की जो नियुक्ति है वो कार्यपालिका करती है, पर जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखने का अधिकार रख सकती है। यानी बनाया तो गया है इसे, यानी नियुक्ति की गई है इसकी जो होती है वो कार्यपालिका से, लेकिन न्यायपालिका जो है वो दोनों पर, यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर अंकुश रखने का अधिकार रखती है, और ये इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। फिर सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक विभिन्न सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग हो। जैसे अभी है ना, केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए है, राज्य सरकार राज्यों के लिए होती है, और स्थानीय सरकार स्थानीय व्यक्तियों के लिए होती है। तो इस तरह से ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी की गई है। इसमें हर आप कह लीजिए देश के स्तर पर भी है और राज्यों के स्तर पे भी है, स्थानीय क्षेत्रीय हर स्तर पर इस सरकारों को अनेक अनेक नाम से पुकारा जाता है। भारत में हम इसे राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है, हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में कई देशों में क्या होता है, प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें होती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, 1 सेकेंड, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। अगर उस देश में राज्य सरकार है तो उस देश के संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच में सत्ता का जो बंटवारा, किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। तो हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे थे, तो बेल्जियम में तो यह काम हुआ, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ। पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। सरकार राज्यों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। यानी राज्य सरकार से जो नीचे स्तर के सरकार होती है, यानी क्या हो गया, स्थानीय सरकार हो गई, तो उसके लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाती है। नगर पालिका और पंचायती ऐसी ही इकाइयां, यानी ये राज्य सरकार के नीचे आती है। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर वितरण। तो बताया था मैंने ऊर्ध्वाधर वितरण क्या हुआ कि केंद्र सरकार जो होती है वो पूरे देश के लिए है, फिर राज्य सरकार जो है वो राज्यों के लिए, और स्थानीय सरकार जो है वो स्थानीय व्यक्तियों के लिए, जिसमें नगर पालिका पंचायत ये सब आता है। फिर है तीसरा जो है वो सत्ता का जो बंटवारा है वो विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। यानी सत्ता का जो बंटवारा है वो राज्य स्तर पर तो है ही, क्षेत्रीय स्तर पे तो है ही, लेकिन सत्ता का जो बंटवारा है वो और भी वजह से हो सकता है, जैसा कि भाषाई आधार पर, धार्मिक कोई एक समूह है, बहुत ज्यादा बहुसंख्यक है, तो उसके आधार पर भी इसका बंटवारा किया जा सकता है। उसके बाद दिया गया बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। यानी बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार बनाई गई थी वो इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण हो सकती है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दे दी जाए।
यानी कुछ देश के जो संविधान है उसमें ये इस बात का प्रावधान किया गया है, जैसे कि दो जो है वो, जैसे कि कमजोर एक समुदाय है और महिलाएं, इन लोगों को भी प्रशासन में हिस्सेदारी दिया जाए, इसका भी प्रावधान किया गया है कई देशों में। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था जो है वो विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझे। क्योंकि क्या होता है कि महिलाएं जो है वो हमेशा इस चीज में पिछड़ी रहती हैं, या कोई ऐसा समुदाय जो अशिक्षित है या गरीब है या इस चीज में प्रशासन में भाग नहीं ले सकता है, उसमें वो थोड़ा कमजोर है, तो इस वजह से संविधान में ऐसा स्पष्ट कर दिया गया है कि इन लोगों को भी प्रशासन में हिस्सा लेने का पूरा पूरा अधिकार है। अल्पसंख्यक समुदाय जितनी भी है को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। यानी इसी व्यवस्था के मतलब जो आरक्षित चुनाव वाली होती है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिस कारण अल्पसंख्यक जो होते हैं समुदाय, उन्हें भी इसी तरह से सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है। फिर है सामाजिक विविधता को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में, यानी इसके जो बाद का चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा। चौथा क्या है, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह। तो दबाव समूह वैसा समूह होगा जैसे कि कोई संगठन अपने सदस्यों के उनके हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करे और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डाले सरकार पर, तो वो क्या होगी, दबाव समूह का, वो उससे दबाव समूह कहेंगे। और आंदोलनों द्वारा मतलब आंदोलन करे, विरोध करे, प्रशासन को प्रभावित करे और नियंत्रण करने के लिए तरीकों को भी लक्ष्य कर सकते हैं, तो वो सब दबाव समूह में आएंगे। तो सत्ता का बंटवारा हम दबाव समूह के आधार पर भी करते हैं। फिर है लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, लोकतंत्र के अंदर, जब हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच, यानी मतलब चुनाव के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनमें विकल्प इंसान उसका चुनाव कर सके, इसका जरूरी होना, मतलब इसका जरूरी होना है कि इसमें विकल्प मिले हम लोग को। फिर है समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में या विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में, पहले देखिएगा कि पहले उतनी पार्टियां नहीं थी, लेकिन अब क्या है कि अब क्षेत्रीय स्तर पे भी आपको बहुत सारी पार्टियां मिलेंगी जो अब खुल के आ भी रही हैं। तो यही कह रहा है कि हम लोग के पास क्या था, पहले विकल्प नहीं था, अब क्या है कि अब विकल्प है, हम प्रशासन में चुन सकते हैं अपने हिसाब से, और हमें जो भी अच्छा लगे पार्टी उसे ही हम वोट देते हैं, उसे हम चुनाव करते हैं। तो यही कह रहा है इसमें कि क्या है कि विभिन्न पार्टियों के रूप में ये हमें उपलब्ध है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं और पार्टियों की या आपसी प्रतिद्वंदता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। यानी अगर इतनी पार्टियां रहेंगी तो सत्ता का जो हिस्सेदारी है वो एक पर्सन को नहीं मिलेगा या एक समुदाय को नहीं मिलेगा, समूह को नहीं मिलेगा। तो विकल्प होना, चुनाव के लिए विकल्प होना भी इम्पोर्टेंट रखता है, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ये ना रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रही। यानी एक बड़े टाइम पीरियड को देखें तो उसमें पता चलता है कि सत्ता की जो अलग अलग समूह की पार्टियां मतलब आती जाती रहती हैं। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष रूप से मतलब एकदम साफ साफ दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर, मतलब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर इस चुनाव को लड़ती हैं या सरकार का संगठन करती हैं। उसके बाद है लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय होते हुए देख सकते हैं।
सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियां में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए, मतलब वही जो दबाव समूह में क्या होता था कि जो भी कोई संगठन होता था वो अपने सदस्यों के हितों के लिए लड़ता था, राजनीति पे मतलब राजनीतिक सत्ता पर वो उसको प्रभावित करता था, उस पर दबाव डालता था। वही चीज कह रहा है इसमें भी कि सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो क्या है, इकाई 3 में थर्ड चैप्टर जो इसका है, इसमें हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्य प्रणाली पर गौर करेंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।